हेलो दोस्तों। आज हम एक ऐसे इंसान के बारे में जानेंगे जिनके इन्वेंशन की वजह से पूरी दुनिया में भारत का नाम ऊंचा हुआ। जी, मैं बात कर रहा हूँ डॉक्टर चंद्रशेखर वेंकट रमन जी की, जिनके बारे में आप सबने कभी ना कभी तो सुना होगा, मगर बहुत कुछ ऐसा भी होगा जो शायद आपने ना सुना हो। डॉक्टर सीवी रमन साधारण से दिखने वाले किंतु असाधारण प्रतिभा के धनी व्यक्ति थे, जिन्होंने विज्ञान के क्षेत्र में अपने अभूतपूर्व योगदान से भारत को पूरे विश्व में गौरवान्वित किया। इनके द्वारा किए गए शोध कार्य आज भी वैज्ञानिकों का मार्गदर्शन करते हैं। विज्ञान के दुनिया में इनका नाम बहुत सम्मान के साथ लिया जाता है। सिर्फ विज्ञान ही नहीं, अभी तो जीवन के प्रति डॉक्टर सीवी रमन का पॉजिटिव आउटलुक सदैव सबके लिए एक प्रेरणा स्रोत रहेगा। तो चलिए और गहराई से जानते हैं रमन साहब के बारे में। दोस्तों, डॉक्टर सीवी रमन का जन्म 7 नवंबर 1888 को तिरुचिरापल्ली, तमिलनाडु में हुआ था। उनके पिता का नाम चंद्रशेखर रामनाथ अय्यर था और उनकी मां का नाम पार्वती अम्मल था। रमन साहब अपने 8 भाई बहनों में से दूसरे नंबर पर थे। रमन साहब के पिता रामनाथ अय्यर मद्रास के प्रेसिडेंसी कॉलेज में मैथमेटिक्स एंड फिजिक्स के प्रोफेसर थे। 1892 में उन्होंने विशाखापट्टनम के मिसेस एवियन कॉलेज में प्रोफेसर का पद संभाला। इस तरह रमन साहब 4 वर्ष की उम्र में ही विशाखापट्टनम चले गए और उनकी प्राइमरी एजुकेशन वहीं के सेंट अलाइसियस एंग्लो इंडियन हाई स्कूल में हुई। बचपन से ही रमन साहब को पढ़ाई का माहौल मिल गया था, इसलिए वे बचपन से ही पढ़ाई में बहुत ज़्यादा इंटेलिजेंट थे। उन्होंने अपना 10वीं का एग्ज़ाम सिर्फ 11 साल की उम्र में पास किया और 12वीं का एग्ज़ाम 13 साल में पास किया, और दोनों ही एग्ज़ाम में रमन साहब ने आंध्र प्रदेश स्कूल बोर्ड ऑफ एग्जामिनेशन में टॉप किया था। 1902 में रमन साहब ने मद्रास के प्रेसिडेंसी कॉलेज में, जहां उनके पिता प्रोफेसर थे, वहां पर प्रवेश लिया और 1904 में रमन साहब ने ग्रेजुएशन की डिग्री फर्स्ट क्लास से कंप्लीट की और फिजिक्स में गोल्ड मेडल भी मिला। 1907 में रमन साहब ने मद्रास विश्वविद्यालय से गणित में एमएससी की डिग्री प्राप्त की और पूरी यूनिवर्सिटी में टॉप किया। कॉलेज के दौरान उनका ज़्यादातर समय लैब में एक्सपेरिमेंट करने में ही जाता था। रमन साहब ने 1906 में ग्रेजुएशन के दौरान अनमेट्रिकल डिफ्रैक्शन बैंड्स इनटू ए रेक्टेंगुलर एपर्चर नाम का साइंटिफिक रिसर्च पेपर लिखा, जो लंदन की फिलोसॉफिकल मैगजीन में प्रिंट हुआ था। और मैं आपको बता दूं, उस समय रमन साहब की उम्र 18 साल भी नहीं थी। रमन साहब के अध्यापकों ने उनके पिता को सलाह दिया कि वो उनको उच्च शिक्षा के लिए फॉरेन कंट्री भेज दें, परंतु खराब स्वास्थ्य के कारण उच्च शिक्षा के लिए वो विदेश नहीं जा सके। लेकिन उस टाइम ब्रिटिश गवर्नमेंट की तरफ से एक एग्ज़ाम हुआ था और उन्होंने ये एग्ज़ाम बहुत अच्छे रैंक के साथ क्लियर किया था। बाद में उन्हें फाइनेंशियल डिपार्टमेंट में काम करने का मौका मिला और उन्हें कोलकाता में असिस्टेंट अकाउंटेंट की नौकरी मिली। एमए की डिग्री के दौरान 6 मई 1907 को रमन साहब की शादी लोकसुंदरी अम्मल से हो गई, जो बहुत अच्छा वाणी बजाती थी, और उनकी वाणी बजाने की इस कला से प्रभावित होकर ही रमन साहब ने उन्हें शादी का प्रस्ताव भेजा। रमन साहब के 2 बेटे हुए, जिनका नाम चंद्रशेखर रमन और वेंकट रमन राधाकिशन था। नौकरी के बाद भी उन्होंने अपनी रिसर्च और एक्सपेरिमेंट जारी रखी और विज्ञान में अपने इंटरेस्ट को देखते हुए उन्होंने 1917 में अपनी जॉब छोड़ दी और इंडियन एसोसिएशन फॉर द कल्टीवेशन ऑफ साइंस में ऑनरेरी सेक्रेटरी के पद पर ज्वाइन किया, और उसी साल उन्हें कोलकाता यूनिवर्सिटी में फिजिक्स प्रोफेसर की जॉब भी मिली और वो वापस विज्ञान के फील्ड में आ गए। रमन साहब की पूरी शिक्षा भारत में ही हुई थी, अतः दुनिया के अन्य वैज्ञानिकों के साथ उनका संपर्क पुस्तकों और अंतर्राष्ट्रीय शोध पत्रिकाओं में छपे लेखों से होता था। पहली बार विदेश जाने का मौका 1921 में मिला, जब वो एक स्टडी ट्रिप के लिए विश्वविद्यालय के कांग्रेस के प्रतिनिधि बनकर ऑक्सफोर्ड गए, जहाँ बाकी के प्रतिनिधि लंदन के दर्शनीय स्थलों का आनंद ले रहे थे। वही हमारे रमन साहब सेंट पॉल चर्च के फुसफुसाते हुए गलियारों का रहस्य समझने की कोशिश कर रहे थे। साउंड वाइब्रेशन एंड फंक्शन पर रमन साहब का शोध इतना गहरा था कि 1928 में जर्मन में प्रकाशित फिजिक्स इंसाइक्लोपीडिया के 8वें खंड के लिए वाद्य यंत्रों की कार्यप्रणाली के विषय में लेख लिखने के लिए रमन साहब से निवेदन किया। पूरे फिजिक्स इंसाइक्लोपीडिया में केवल रमन साहब ही ऐसे लेखक थे जो जर्मन नहीं थे। 1921 की यात्रा के दौरान पानी की जहाज से यात्रा करते हुए सागर के नीले रंग ने रमन साहब को काफ़ी आकर्षित किया। लॉर्ड रेले ने आकाश के नीले रंग की सफल व्याख्या लाइट स्कैटरिंग के आधार पर की थी। सागर के नीले रंग को आकाश का प्रतिबिंब भी माना था, मगर रमन साहब इससे सहमत नहीं थे। लौटते समय उन्होंने अपने साथ एक स्पेक्ट्रोग्राफ रखा और यात्रा के दौरान आने वाले ग्लेशियर
और जल पार प्रकीर्णन के प्रयोगों पर कुछ आंकड़े इकट्ठा किए, जिनके आधार पर उन्हें अपने विचारों पर विश्वास हो गया। रमन साहब ने इस विषय पर लेख लिखकर नेचर नामक मैगजीन को भेजा और अन्य वैज्ञानिकों के साथ प्रकाश प्रकीर्णन संबंधित प्रयोगों में व्यस्त हो गए। इस दौरान 1924 में ऑप्टिक्स के क्षेत्र में अपने योगदान के लिए उन्हें लंदन की रॉयल सोसाइटी का मेंबर बनाया गया। 7 वर्ष के अथक परिश्रम और कई प्रयोगों के बाद अतः 28 फरवरी 1928 को रमन साहब ने रमन इफेक्ट का अनाउंसमेंट किया, जिसके अनुसार प्रकाश की अणु ऊर्जा युक्त कणों यानी प्रोटॉन के रूप में प्रवाहित होती है। रमन साहब ने 16 मार्च 1928 को अपनी नई खोज के ऊपर बैंगलोर स्थित साउथ इंडियन साइंस एसोसिएशन में भाषण दिया। रमन साहब ने तब कहा, आस्क द राइट क्वेश्चन एंड नेचर विल ओपन द डोर, स्टो इट सीक्रेट। इसके बाद धीरे धीरे विश्व की सभी प्रयोगशालाओं में रमन इफेक्ट पर इन्वेस्टिगेशन होने लगा। लॉर्ड रेले के इलास्टिक स्कैटरिंग ऑफ लाइट के थ्योरी के अनुसार जब प्रोटॉन किसी माध्यम जैसे वायु के कणों से टकराते हैं तो तरंगें उत्सर्जित हो जाती है, जिनमें सबकी ऊर्जा मूल प्रोटॉन की समान ही होती है, परंतु दिशाएं अलग अलग होती है। रमन साहब ने उसी को विस्तृत कर ये सिद्ध किया कि अणु या परमाणु ऊर्जा का अवशोषण करता है। इसे सिद्ध करने के लिए रमन साहब ने पारद आग के प्रकाश का स्पेक्ट्रोस्कोप निर्मित किया और इन दोनों के मध्यम विभिन्न प्रकार के रसायन रखे। पारद आग के प्रकाश को उनमें से गुजारकर स्पेक्ट्रम बनाया और ऐसे ही अनेक प्रयोग करके उन्होंने पाया हर पदार्थ अलग प्रकार से स्पेक्ट्रम में अंतर पड़ता है। इन सब का मोजमाप करके एक सर्वश्रेष्ठ स्पेक्ट्रम का चित्र तैयार किया गया और तरंगों की लंबाइयों में परिवर्तन का कारण समझाया गया। यही रमन इफेक्ट की संक्षिप्त व्याख्या है। 28 फरवरी जब रमन साहब ने रमन इफेक्ट की खोज की और फिजिक्स के क्षेत्र में अपना अभूतपूर्व योगदान दिया, वो दिन आज भी भारत में नेशनल साइंस डे के रूप में मनाया जाता है। 1928 में फिजिक्स में उनके योगदान के लिए मिट्यूची मेडल दिया गया। 1930 में अबनॉर्मल स्कैटरिंग ऑफ लाइट के विषय पर शोध और इसके थ्योरी को समझाने के लिए रमन साहब को रॉयल सोसाइटी ऑफ इंग्लैंड द्वारा ह्यूज मेडल मिला। विज्ञान के क्षेत्र में अपने शोध के लिए 1929 में रमन साहब भारतीय विज्ञान कांग्रेस के अध्यक्ष भी बने। सन 1930 में रमन इफेक्ट के लिए रमन साहब को नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया। रमन साहब नोबेल पुरस्कार पाने वाले पहले एशियाई बने। इस बीच वो 1916 में स्थापित बनारस हिंदू विश्वविद्यालय से भी जुड़े रहे। वो इसके संस्थापक मदन मोहन मालवीय जी का बहुत सम्मान करते थे और बनारस हिंदू विश्वविद्यालय से उन्हें कितना लगाव था, इसका अंदाजा 1926 में दिए स्टेटमेंट से लगाया जा सकता है, जो आज भी विश्वविद्यालय के रिकॉर्ड में है। ब्रिटिश काल में 1933 में जमशेदजी नुसरवानजी टाटा द्वारा स्थापित भारतीय विज्ञान संस्था के निदेशक नियुक्त होने वाले रमन पहले भारतीय बने। फिलाडेल्फिया के फ्रैंकलिन इंस्टीट्यूट द्वारा रमन साहब को विज्ञान के क्षेत्र में निरंतर नए प्रयोग और उनके काम को सम्मानित करते हुए 1931 में फ्रैंकलिन मेडल दिया गया। 1947 में आज़ाद भारत के प्रथम राष्ट्रीय प्रोफेसर कहलाए जाने का गौरव रमन साहब को ही प्राप्त हुआ। 1948 में टाटा की भारतीय विज्ञान संस्था सेवा से नियुक्त होने के बाद उन्होंने बेंगलोर में ही रमन रिसर्च इंस्टीट्यूट की स्थापना की, जिसके लिए 1934 में ही मैसूर की सरकार ने रमन साहब को 10 एकड़ भूमि भेंट स्वरूप दी। रमन रिसर्च इंस्टीट्यूट में विशेष रूप से खगोल विज्ञान, तारा भौतिकी, पदार्थ भौतिकी, सिद्धांत भौतिकी शोध किए जाते हैं। इसके अलावा रसायन विज्ञान और जीव विज्ञान आदि भी शोध के मुख्य क्षेत्र रहे हैं। ये इंस्टीट्यूट विज्ञान के नए नए प्रयोगों और खगोल विज्ञान के क्षेत्रों में अपना योगदान देता रहा है। प्रोफेसर रमन साहब के मार्गदर्शन में देश को कुछ महान वैज्ञानिक मिले, जैसे कि GN रामाचंद्रन, जो रामाचंद्रन प्लॉट के जनक हैं, जिससे पेप्टाइड स्ट्रक्चर समझने में आसानी हुई और जीव विज्ञान और हार्मोन की संरचना को समझना सरल हुआ। इसरो, इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन, जो आज नृत्य ही भारत की नई गौरव गाथा लिख रहा है और दुनिया ही नहीं अंतरिक्ष में भी भारत नाम का पताका फहरा रहा है। उसके संस्थापक विक्रम अम्बालाल साराभाई ने भी खगोल शास्त्र में अपनी PhD रमन साहब के मार्गदर्शन में ही की। इसके अलावा भी डॉक्टर शिवराम कृष्णम पंचरत्नम और प्रोफेसर KR रामनाथम, प्रोफेसर करियम निगम श्रीनिवास कृष्णम आदि कई प्रसिद्ध वैज्ञानिक डॉक्टर CV रमन के मार्गदर्शन में आगे बढ़े। यहाँ तक कि रमन साहब के बेटे
वेंकटरमन राधाकिशन भी एक सुप्रसिद्ध खगोलशास्त्री बने। रमन साहब को अपनी कई महत्वपूर्ण उपलब्धियों के लिए 1954 में भारत सरकार ने भारत रत्न की उपाधि से सम्मानित किया। 1957 में रमन साहब लेनी पुरस्कार से भी सम्मानित हुए। रमन साहब वैज्ञानिक ही नहीं अपितु एक अच्छे शिक्षक भी थे। उनका मानना था विज्ञान जैसा कठिन विषय बच्चों को उनकी अपनी भाषा में समझाना चाहिए ताकि वो आसानी से समझ सकें। रमन साहब एक फिलोसोफर भी थे। उनके विचार बहुत सकारात्मक और प्रेरक थे। उन्होंने किसी भी खोज अथवा शोध कार्य करने में कई वर्ष लगाए होंगे। सफल होने से पहले कई बार असफल भी हुए होंगे। जब उनको इस बारे में पूछा गया तो रमन साहब बोले, आई एम द मास्टर ऑफ माई फेलियर, इफ आई नेवर फेल हाउ विल आई लर्न। जीवन के प्रति, प्रकृति के प्रति उनका दृष्टिकोण बहुत स्पष्ट था। उनका मानना था, यू कांट ऑलवेज चूज हु कम इनटू योर लाइफ, बट यू कैन लर्न व्हाट लेसन दे टीच यू। अंततः 21 नवंबर 1970 को 82 वर्ष की उम्र में दिल की बीमारी के कारण उनका निधन हो गया। रमन साहब का जीवन संघर्ष, मेहनत और लगन से सफलता के शीर्ष तक पहुंचने का एक उत्तम उदाहरण है। रमन साहब नहीं रहे मगर उनकी शिक्षाएं, प्रयोग और स्टेटमेंट आज भी विद्यार्थियों का मार्गदर्शन करते हैं। तो दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही। उम्मीद है ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। आपका कीमती समय देने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। अगर आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर दो और बेल आइकन को भी ऑन कर दो। हम ऐसे ही अमेजिंग वीडियो आपके लिए लाते रहेंगे। तब तक के लिए टिल द टाइम, सी यू सून।